Hello students, welcome to the video lecture of subject Economics Standard 12. Today we will start a new topic, that is determinants of supply. अब determinants क्या होते हैं? तो डिसाइड करने वाले फैक्टर्स या ऐसे फैक्टर जिसके बेसिस पे क्या है, सप्लाई डिसाइड होता है. ओके, नाउ दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स. ओके, जो सप्लाई के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे सप्लाई क्या है डिसाइड होता है, क्योंकि मार्केट में सप्लाई करने के लिए प्रोडक्शन होना ज़रूरी है. अब प्रोडक्शन जब होता है, ओके, तो उसके लिए वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को करेक्ट किया जाता है. प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल्स एंड डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स. गुड्स आर डिलीवर्ड एट अ स्पेसिफिक वेयर हाउसेस. फ्रॉम देयर इट इज़ डिलीवर्ड टू द रिटेल shops, and then customer directly goes there and purchase the goods. But still there are certain economic point of view determinants of supply on which basis the supply cannot be came into the existence or actual existence. मतलब जिसके सिवा सप्लाई क्या है पॉसिबल ही नहीं है. जैसे डिमांड के भी कुछ डिटर्मिनेंट्स थे, वैसे सप्लाई के भी है. ओके, टोटल 8 है. ओके, लेट्स सी वन बाय वन व्हाट आर दोज. अमंग दैट द फर्स्ट वन इज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. देखिए, वस्तु की कीमत के बेसिस पे भी क्या है, सप्लाई डिटरमाइन होता है. कैसे? जैसे कोई वस्तु की कीमत ओके बहुत महंगी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसको परचेस करने वाला सेगमेंट क्या है डिसाइड हो जाता है. तो उसके बेसिस पे उसका सप्लाई भी क्या है डिटरमाइन किया जाता है. या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऐसा है जिसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा लेवल पे होता है, तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रहा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है तो सप्लाई भी क्या है ज़्यादा होने वाला है. सी, सो ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी प्राइजेस आर डिटरमाइंड. कोई वस्तु की कितनी उपलब्धता है उसके ऊपर उसका क्या है कीमत का निर्धारण होता है. जैसे लास्ट ईयर आपको याद होगा हमने वाटर डायमंड पैराडॉक्स पढ़ा था, है कि नहीं. डायमंड्स आर कंपेरेटिवली स्केयर, ओके, एंड इट इज़ स्केयर बट इट इज़ नॉट हैविंग वैल्यू इन यूज़. इसका वैल्यू इन यूज़ क्या है, बहुत कम है, और उसका वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है, बहुत ज़्यादा है. वैसे पानी का अगर आप देखो एग्जांपल, इसका वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा है बट वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है, कम है. सो ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी प्राइजेस आर डिटरमाइंड. जैसे डायमंड स्केयर है इसलिए उसकी प्राइस ज़्यादा है, पानी अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है इसलिए पानी की प्राइसेस क्या है, कंपेरेटिवली चीप है. सो प्राइजेस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी. वस्तु के सप्लाई के लिए उसकी कीमत बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या है प्ले करती है. मोर क्वांटिटीज आर सप्लाइड एट अ हायर प्राइस एंड लेस क्वांटिटीज आर सप्लाइड एट अ लोअर प्राइस. सिंपल. क्या बोला गया है कि जब प्राइजेस बढ़ जाती है तो सप्लाई भी क्या है उसका बढ़ जाता है, और जब प्राइजेस कम हो जाती है तो उसका सप्लाई भी क्या है ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. सो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी. दस देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. इसलिए प्राइस मतलब कीमत और उसकी सप्लाई में कैसा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है. ओके, जिसके बेसिस पे ये दोनों भी क्या है एक साथ, जैसे गाड़ी के टायर्स होते हैं, ओके, दोनों भी एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, वैसे ही सप्लाई और प्राइस भी क्या है एक ही डायरेक्शन में जाते हैं. देन सेकंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. सी, टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज द मोस्ट डायनामिक फैक्टर. एवरी डे द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग. ओके, नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, और जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा उतना ज़्यादा सप्लाई पे उसका क्या है असर पड़ेगा. टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जितना एडवांस टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है रिड्यूस होगा, विच लीड्स टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड सप्लाई. तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और पहले जितना इन्वेस्ट किया था उतने ही पैसों में अभी क्या है, या उतने ही रॉ मटेरियल में क्या है ज़्यादा आउटपुट मिलेगा. ज़्यादा आउटपुट मिलेगा तो ऑटोमेटिकली इट कॉजेज टू द इंक्रीज इन द सप्लाई. सो ड्यू टू वेरिएशन और अपग्रेडेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी सप्लाई ऑल्सो चेंजेस. देन थर्ड डिटर्मिनेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अभी हमने रिसेंटली ऊपर ही देखा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस which have been borne by the producer for the manufacturing of the goods and services. So if the factor price increase, the cost of production also increase. factor price मतलब जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ओके, इनकी अगर कीमत बढ़ जाती है सो ऑटोमेटिकली इज कॉजेज टू द इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जैसे मुझे पहले लेबर 1000 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता था, और अभी अगर लेबर की वेजेस बढ़ गई और वो 2000 रुपये पर डे के हिसाब से बोलेगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो प्राइस जो है गुड्स की वो भी क्या है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी.
So if the factor price increases, the cost of production also increases. As a result, supply decrease. Okay, देखिए प्राइस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग है, इसको सेम मत समझिए. प्राइस क्या होती है? वस्तु की कीमत जो देने के बाद में कस्टमर क्या है प्रोडक्ट को परचेस करता है. और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? ये वो कीमत है जो प्रोड्यूसर चीज़ों को बनाने के लिए खुद के तरफ से लगाता है, लागत मूल्य. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं? ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव हो जाते हैं. और प्रोडक्ट अगर एक्सपेंसिव हो गए, ओके, या प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली इट कॉजेज टू द सप्लाई डिक्रीज. ठीक है. देन थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़. इंफ्रास्ट्रक्चरल मतलब आपकी जो फैक्ट्री है वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है लेबर के लिए, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, उसके बेसिस पे. सी infrastructure in the form of transport, communication, power, etc. influences the production process as well as supply. देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ है, ओके, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, इससे क्या होता है? प्रोडक्शन प्रोसेस इन्फ्लुएंस होती है. क्योंकि ये अगर कॉस्टिंग अगर बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली इट कॉजेज टू द इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. शॉर्टेज ऑफ दिस फैसिलिटीज़ डिक्रीज द सप्लाई एंड वाइस वर्सा. देखिए अगर ये फैसिलिटीज़ जो है ये इसका अगर शॉर्टेज हो जाए, जैसे गवर्नमेंट ने अगर डिसाइड किया कि नहीं अभी 12 घंटे इलेक्ट्रिसिटी देंगे, या ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, कम्युनिकेशन की सर्विसेज फेल हो गई, तो क्या हो जाएगा? इसका यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा. यूटिलाइजेशन कम हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या है? सप्लाई भी क्या है? कंट्रोल में आ जाता है. सो ये फैसिलिटीज़ अगर काम करना बंद कर दे तो सप्लाई क्या हो जाता है? डिक्रीज मतलब रिड्यूस हो जाता है. देन हियर कम्स द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई, दैट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी. हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट सारे डिसीजंस क्या है लेते हैं. ओके, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, उसके बाद में लोकल गवर्नमेंट होता है. सो हर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बनाती है लॉ एंड ऑर्डर या बाकी की चीज़ें क्या है इक्वली मेंटेन करने के लिए. तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी क्या है सप्लाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, जो सप्लाई को डिटरमाइन कर सकती है. जैसे रिसेंटली आपने देखा है लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया था. ओके, तो इस वजह से क्या हो रहा था कि बहुत सारी मतलब सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों को क्या है वहाँ तक पहुँचाया जाता था, बाकी की चीज़ों को उन्होंने क्या कर दिया था? रोक दिया था. ओके, सी तो सप्लाई ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो गया था. फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में इनकरेज द सप्लाई एंड अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में डिस्करेज द सप्लाई. देखिए गवर्नमेंट ने अगर फेवरेबल, ओके, मतलब इकोनॉमी के रिलेटेड अगर पॉलिसीज़ बनाते हैं तो सप्लाई बढ़ जाता है, और गवर्नमेंट ने अगर अनफेवरेबल अगर पॉलिसीज़ बनाई तो क्या हो जाता है? इससे सप्लाई डिस्करेज हो जाता है या सप्लाई क्या है प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं होता है. गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लाइक टैक्सेशन, सब्सिडीज़, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ एक्सेट्रा. देखिए गवर्नमेंट अलग अलग तरीके की पॉलिसीज़ बनाती है. टैक्सेशन जिसे हम टैक्सेस बोलते हैं. देन सब्सिडीज़, आपके घर पे सिलेंडर आता है उसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी पे करता है. देन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस होती है, ओके, वहाँ पे भी क्या है कुछ पॉलिसीज़ होती है जो गवर्नमेंट के अंडर होती है. में इनकरेज और डिस्करेज द प्रोडक्शन एंड सप्लाई डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर. सो गवर्नमेंट जिस तरीके के डिसीजंस लेंगी उसके बेसिस पे, ओके, सप्लाई इनकरेज हो सकता है मतलब बढ़ सकता है, या डिस्करेज मतलब कम भी हो सकता है. देन हियर कम्स द नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड दैट इज सप्लाई, सॉरी, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई दैट इज नेचुरल कंडीशन. सी वी आर लिविंग in an economy where there are certain elements which are beyond the control of the government. Okay, those are called as a natural factors या natural conditions. The supply of agriculture products depends on the natural condition. Obviously raw material जहाँ से आता है उसकी पूरी डिपेंडेंसी क्या होती है? नेचर के ऊपर होती है. So for example, a good monsoon and favorable climatic condition will produce a good harvest. अगर इन्वायरमेंट अच्छा रहा, अच्छा पानी रहा, अच्छा इन्वायरमेंट रहा तो क्या है खेती में से निकलने वाली फसल कैसे हो सकती है? अच्छी हो सकती है. सो द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट विल इंक्रीज, इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का सप्लाई क्या है? बढ़ जाएगा. एंड अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या बारिश ही नहीं हुई तो एग्रीकल्चर से निकलने वाला आउटपुट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. सो इट विल अफेक्ट द सप्लाई. So natural conditions are also responsible for the, or it is also considered as a determinant of demand. Then next one is future expectation about the prices. देखिए हर कोई व्यक्ति को एक फ्यूचर का, ओके,
एक एक्सपेक्टेशन होता है कि प्राइसेस बढ़ सकती है या कम हो सकती है। उसके बेसिस पे भी क्या किया जा सकता है, सप्लाई को चेंज किया जा सकता है। सपोज आई एम अ प्रोड्यूसर एंड आई थिंक दैट इन द फ्यूचर द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज़ विल गो डाउन, कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, जिसको कवर अप करने के लिए शायद 1 साल लग जाए। इसलिए मैं क्या करूँगा, जो भी प्राइसेस है उसमें क्या है, सप्लाई बढ़ा दूंगा। सी इफ़ द प्राइजेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर, अगर लगता है कि भविष्य में कीमतें बढ़ेंगी, द प्रोड्यूसर में विथ होल्ड अ स्टॉक, वो क्या करेंगे, मार्केट में अपनी चीज़ों को आने ही नहीं देगा, अपने पास ही उसका क्या है, स्टॉक करेगा। जैसा एवरी ईयर दिस हैपन्स, ओके, आफ्टर मानसून और एट द एंड ऑफ द मानसून कि ऑनियंस हो गए या टोमेटोज हो गए, इसके प्राइजेस क्या है, बहुत बढ़ जाते हैं। तो टोमेटोज़ को तो स्टोर नहीं किया जा सकता, बट ऑनियंस को क्या है, बहुत सारे ट्रेडर्स क्या है, स्टोर करके रखते हैं ताकि महंगी कीमतों में इसको बेचा जा सके। दिस विल रिड्यूस द सप्लाई एंड वाइस वर्सा। तो इससे क्या होता है कि सप्लाई ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। देन देर आर सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो, लेट्स सी व्हाट आर दोज। इट इंक्लूड्स द नेचर ऑफ द मार्केट, मार्केट का नेचर कैसा है, ओके, मतलब वेदर पीपल आर रेडी टू स्पेंड और नॉट, ओके। देन रिलेटिव प्राइसेस ऑफ द अदर गुड्स, अलग अलग तरीके की चीज़ें होती है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, सब्सटीट्यूट गुड्स है, ओके, इसकी वजह से भी सप्लाई डिटरमाइन करता है, ओके। जैसे सपोज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये जो सब्सटीट्यूट गुड्स है, इसकी प्राइस अगर बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली बाकी जो उसके ऊपर डिपेंडेंट प्रोडक्ट्स है या जो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उसके भी सप्लाई क्या है, उससे चेंज होता है या वेरी होता है। देन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। देखिए, अगर इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया है कि नहीं, या जो हमने चीज़ें मैन्युफैक्चर की थी वो एक्सपोर्ट ही नहीं हुई, तो वो क्या करना पड़ेगा, फिर लोकल मार्केट में सेल करना पड़ेगा। जैसे कुछ सालों पहले ऐसा ही हुआ था कि अल्फांसो, मतलब जो मैंगो होता है, वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाया था, तो उस साल इंडिया में उसका सप्लाई बहुत ज़्यादा था, इस वजह से प्राइजेस भी क्या थी, बहुत कम थी। देन इंडस्ट्रियल रिलेशन, देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप मतलब इंडस्ट्रीज़ का, उनके जो काम करने वाले लेबर्स है उनके साथ में किस तरह का रिलेशनशिप है, ओके, मतलब उनमें क्लैशेस अगर ज़्यादा है तो सप्लाई कम होगा, क्लैशेस नहीं है, ओके, सब रेगुलरली अच्छे रिलेशनशिप है तो क्या है, ऑटोमेटिकली इट विल कॉज टू द इंक्रीज इन सप्लाई and availability of factors of production etc. If all the factors are favorable, supply of a commodity will be more and vice versa, okay. So that is about the determinants of supply, ठीक है। In the next video lecture we will see the new concept which is exam point of view very important, that is law of supply, ठीक है। Till then take care.